गुड मॉर्निंग। मैं रूबी, हिंदी शिक्षिका SPPS की। आज मैं क्लास 9 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के चैप्टर 2 क्षितिज का चैप्टर 2 ल्हासा की ओर के भाग 2 का वर्णन कर रही हूँ। ल्हासा की ओर जो पाठ है क्लास 9 के क्षितिज किताब में, उसको मैं 3 भाग में बांट दी हूँ, क्योंकि यह राहुल जी की यात्रा वृतांत है और अपनी यात्रा वृतांत को इन्होंने कहानी के रूप में लिखा है। कहानी के रूप में लिखने से यह यात्रा वृतांत जो है वह लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस पाठ को 3 भाग में बांट दी हूँ। एक भाग मैं पहले दे चुकी हूँ और यह भाग 2 आज मैं बता रही हूँ। लेखक राहुल जी जब तिब्बत की यात्रा पर थे तब उन्हें रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा ही, साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। कठिन रास्ते को पार करते हुए जाते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि जब पहली बार मैं यहाँ भिक्षुक के वेश में आया हूँ तब मुझे ठहरने की उचित स्थान मिल जा रही है, क्योंकि वहाँ अतिथि देवों का जो रिवाज था, लोगों के मन में जो भावना थी वह भारतीयों के जैसे ही थी। वो लोग अतिथि का सत्कार मन से करते थे, इसलिए भिखारी के वेश में आने पर भी मुझे उचित जगह मिल गई। परंतु 5 साल बाद जब वे एक जेंटलमैन की तरह भद्र वेश में घोड़े पर सवार होकर आते हैं तब उन्हें ठहरने की कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ के लोगों की मनःस्थिति पर यह बात निर्भर करता है कि कब कैसा मन है। उन्होंने यह अनुभव किया कि शाम होते ही वहाँ के लोग देसी शराब, जिसको छंग कहा जाता है, उसको पीकर मदहोश रहते हैं। फिर शाम के बाद से उन्हें कोई ये ध्यान नहीं रहता कि कौन आए या कौन जाए। शायद इसीलिए दूसरी बार एक भद्र वेश में आने पर भी उन्हें उचित जगह ठहरने के लिए नहीं मिलती है। उसके बाद लेखक राहुल जी ने कहा है कि दुर्गम रास्ता, कठिन रास्ता और एक ऊंची पहाड़ी जो डांडा था, उसको पार करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लेखक और उनके साथ एक मंगोल भिक्षु सुमति भी थे और वे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पहाड़ी रास्तों को पार करने के बाद लेखक बहुत थक जाते हैं, इसलिए सुमति से कहते हैं कि अब घोड़ा कर लिया जाए। सुमति उनकी बात को मानते हैं और दोनों घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। लेखक का घोड़ा थोड़ा सुस्त था और सुमति का घोड़ा तेज चल रहा था, इसलिए लेखक थोड़ा पिछड़ जा रहे थे, लेकिन सुमति उनका साथ नहीं छोड़ रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ जाते वे रुक जाते थे और एक जगह रुककर उनका इंतजार करते थे। इसी तरह वे लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद
मैदानी इलाके में पहुंचते हैं। दोनों मैदानी इलाकों में पहुंच जाते हैं। पहले रास्ता नेपाल से तिब्बत तक जाने का जो रास्ता, उसके बाद थोंगला, लंकोर जैसे गांव को पार करते हुए वो आगे एक मैदानी इलाके में पहुंचते हैं। मैदानी इलाके में पहुंचने के बाद वहाँ वे देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे बौद्ध विहार हैं। वह जगह शेखर विहार के नाम से जाना जाता है। शेखर विहार, इस नाम से वह जगह जाना जाता है। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहार को देखा, बहुत सारे मंदिर को देखा और उन्होंने देखा कि वहाँ खेती भी होती है। ऐसे तो वह बहुत ही गरीब देश था। तिब्बत जो था वह बहुत ही गरीब था। वहाँ खेती बाड़ी की उचित व्यवस्था नहीं थी। लेखक ने देखा कि मैदानी इलाके में खेती तो होती है, परंतु खेत जो होते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहते हैं। टुकड़ों में बटे रहने से वहाँ पर खेती करने में लोगों को बहुत मुश्किल होता है। अगर एक जगह किसी थोड़ी ज़मीन है तो उसी का थोड़ी और दूरी पर और भी ज़मीन है, यानी कि एक ही किसान का, एक जागीरदार का एक जगह ज़मीन नहीं था, उसका इधर उधर बिखरा हुआ ज़मीन था, जिससे जागीरदारों को खेती करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसके बाद वहाँ जो खेती करने के बाद जो मालिक रहते थे, अनाज के जो मालिक होते थे, वो बौद्ध भिक्षु ही रहता था। मठ का जो भिक्षु रहता था वह उस अनाज का मालिक होता था। बांट करके जो जागीरदारों में देता था वही वे लोग ले करके खुश रहते थे और बाकी वो लोग जो भिक्षु लोग था वो बाकी खुद रखता था। ऐसी व्यवस्था को देखकर लेखक को बड़ा दुख हुआ।